नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और फिर से आ गया हूं आपके सामने। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण वाजपेयी। सर का स्वागत है न्यूज़ ट्रैक पे। सर, चुनाव के आंकड़े सामने आने लगे हैं, चुनाव परिणाम भी घोषित होने लग गए हैं। कुछ देर में सारे फिगर क्लियर हो जाएंगे, किसकी सरकार बहुमत में रहने वाली है, कौन सी। अभी की ताज़ा स्थिति की बात करें तो बीजेपी 270 पे और सपा 113 पे बढ़त बना के रखी है। क्या लगता है, क्लियर है? सपा बिल्कुल साफ है इस बार। जो स्थितियां थीं, दरअसल इसमें यह कहना चाहिए कि राजनीतिक पंडित फेल हुए हैं जनता का मूड पढ़ने में। जो जनता का वास्तविक मूड था उसको जितने भी राजनीतिक पंडित थे कोई भी सही ढंग से नहीं पढ़ सका। सर, हालांकि जो ट्रेंड्स आए, जो एग्जिट पोल आए, वो भी थोड़ा अतिरंजित थे, लेकिन ये सच है कि भाजपा का जो अंडर करंट था उसको लोग पढ़ नहीं पाए। योगी जी का जो वो मंत्र था 80-20 का, वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता दिख रहा है। मंत्र की बात जानने दें, बेसिक चीज ये थी कि जो जनता को सहूलियत दी गई थी, सबसे अहम रोल अगर किसी चीज ने अदा किया है तो वो राशन ने, जो हर घर तक राशन जो पहुंचाया कोरोना काल में और उसके बाद भी, और उसमें बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया गया कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, सबको दिया गया। तो उसने एक अहम रोल अदा किया है कि लोगों को ये लगा कि इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती, और दूसरे जो गुंडा राज पे इस सरकार ने नियंत्रण पाया, उसका बहुत सकारात्मक संदेश गया, खासकर महिला वर्ग। महिला वर्ग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रही थी सरकार से। ये जैसे सर शुरू से भी माहौल बना हुआ था, सब चर्चा में थी ये बातें कि कहीं ना कहीं ये पूरा मैच जो है, चुनावी मैच जो है, वो सपा और भाजपा के बीच ही है। बसपा और कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी बन के रह गई, ना बहुमत पा पाई, और ना ही जिस तरह से कांग्रेस का दिख रहा था। एक प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी कोशिश की थी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का, तो वहीं बसपा एकदम साइलेंट मोड में थी पूरे चुनाव के अंदर में। लास्ट में आके थोड़ा सा एक्टिव हुई हैं, नहीं तो मायावती जी कहीं नहीं दिखी। ट्विटर हैंडल के थ्रू ही लोगों से जनसंपर्क किया उन्होंने, जैसे तो कह सकते हैं कि अपने आप को दरकिनार करके रखा था उन्होंने। क्या उसका परिणाम ये हुआ है कि जनता भी, जो अभी आंकड़े देख रहे हैं उस हिसाब से तो यही दिख रहा है कि जनता ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया है। तो क्या कारण था, ऐसा क्या लग रहा है कि सर एकदम से ग्राउंड छोड़ के मायावती का चले जाना, कांग्रेस में खास करके प्रियंका गांधी का इतना मेहनत करने के बावजूद भी सीट में बढ़ोतरी नहीं होना, डबल का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई हैं ये लोग। तो कुछ देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच चुकी थी, कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर अच्छा लड़ेगी और उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। बेशक उनकी सीटें नहीं निकलेंगी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जो आगे के लिए लड़ने के लिए उनकी संजीवनी का काम करेगा। और जहां तक मायावती जी की बात है, बसपा का वोटर छिटक रहा है लगातार। लोगों में एक भ्रम ये बना हुआ था कि बसपा का वोटर कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ बहन जी के साथ रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं बसपा। और इस बार वो भ्रम भी टूट रहा है, क्योंकि बसपा के वोटर को भी ये लगा कि भाजपा और सपा में कौन बेहतर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वोट बैंक ने भी भाजपा को चुना। तो ये भाजपा के लिए एक मतलब अच्छा सपा का जो वोट बैंक था वो भाजपा में ट्रांसफर हुआ है, हाँ, ना कि सपा में। ना कि सपा में। अच्छा सर, मूलतः ऐसा देखा गया है, हर एक चुनाव में हमने देखा है, मोदी जी ने खुद भी बोला है कि जो 50% आबादी है, मतलब महिला वोटर्स जो हैं, वो साइलेंट वोटर मानी जाती हैं बीजेपी का, और मोदी जी ने खुद भी इस चीज़ का जिक्र किया है बहुत जगह पे। तो क्या इस बार के चुनाव में वही कुछ रुझान जो है? एग्जैक्ट, महिलाओं ने 100% जो वोटिंग की है वो सपा को नहीं की। महिलाओं की वोटिंग, महिला वोटर जितनी भी थी, वो चाहे मुस्लिम महिलाएं रही हों,
उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि आज प्रदेश में जो भी स्थिति है, एक लड़की आराम से रात में 9, 10, 11 बजे तक वो लौट सकती है, आ सकती है, उसको अपने सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं होती। बेशक अगर कहीं किसी की दुश्मनी या अपवाद तो तमाम घटनाएं होती हैं और हुई भी, लेकिन उन्हें अपवाद के रूप में देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा भावना बढ़ी है और उनको ये एहसास हुआ कि इस सरकार ने उनको पर्याप्त सुरक्षा दी है। तो मुझे लगता है कि महिला वोटरों ने खासकर भाजपा के पक्ष में मतदान में अहम भूमिका निभाई। सर, पिछले चुनाव को हम देखें, 2017 के चुनाव के देखें तो उसका जो परिणाम आया था तो बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार के परिणाम को अभी तक जहां तक हम देख रहे हैं तो वो बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, कुछ कम हुई हैं सीटें। सरकार बन जाएंगी लेकिन सीटें कम हुई हैं। क्या कारण है? क्या लोग, कुछ जो तबका नाखुश है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वोटरों में कमी आई है, वोटिंग परसेंटेज में भी कमी आएंगी, सीटों भी कम हुए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी इसके पीछे की। देखिए, ये सबके प्रति हुआ है। अगर ये देखा जाए तो केवल बीजेपी को मत लेके चलिए, ये समाजवादी पार्टी के साथ सत्तारूढ़ पार्टी पिछली बार बहुत अच्छी सीट लेके सरकार बनाई थी, के साथ भी हुआ, बसपा के साथ भी हुआ, कांग्रेस तो विलुप्त हो गई। हाँ, तो सबका जितनी अपेक्षा थी उतना वोट परसेंटेज नहीं गिरा उनके पक्ष में। योगी जी से लोगों को उम्मीद थी, वो जमीन पे नहीं उतर पाया या कुछ और भी वजह है? ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति से 100% लोग खुश हों ये संभव नहीं होता। बिल्कुल। तो उसमें कुछ नाखुश भी होते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कारणों से नाराज होते हैं। तो ये सब फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वोटिंग के समय वो झलकता है या दिखता है। मैं आपसे सीधा ये पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली सरकार के अंदर कोई ऐसी कमी होगी जिसको इस बार वो सुधारे, हाँ, तो और अच्छी मतलब बहुमत में सरकार बनाए। पिछले चुनाव, आपकी बात बिल्कुल सही है संदीप जी, पिछले चुनाव के बाद जो भाजपा के तमाम विधायक थे उन्होंने अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, लोगों से मिले जुले नहीं, लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करते थे और उनको ये विश्वास था कि मोदी जी का नाम लेकर के वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे विधायकों के लिए जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब रहा, उनके लिए वास्तव में ये नतीजे चौंकाने वाले रहे। बिल्कुल, मतलब जो आंकलन लगाया जा रहा था भाजपा की तरफ से वो जमीन पे उतर चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि ऐतिहासिक जो है रिकॉर्डेड जीत होगी हमारी, तो अभी तक के आंकड़े के मुताबिक बढ़त तो है उनके पास, लेकिन ऐतिहासिक जीत नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इससे अच्छा परफॉर्मेंस पिछली बार हुआ था भाजपा का। हाँ, ये सब असर पड़ता है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की सीट का मामला हो या श्रीकांत शर्मा की, हम ये देखते हैं कि जहाँ पर भी प्रमुख लोग चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ कुछ पक्ष में होते हैं और सर, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा और अपने दर्शकों को एक ताज़ा अपडेट बताना चाहूँगा। मैं अभी जो है ताज़ा अपडेट की बात करें तो भाजपा 268 पे पहुँच चुकी है, सपा 124 पे, बसपा 4 पे, कांग्रेस 4 पे और अदर्स 3 पे बढ़त बना के रखी हुई है। माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि भाजपा के बड़े नेताओं को भी दूसरे स्टेट से, यूपी, उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने आना पड़ा था। यहाँ तक कि बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता बहुत सारे थे जो यहाँ पे आके कैंपेन किया उन्होंने। तो डर तो कहीं थोड़ा मोड़ा तो था भाजपा के अंदर इस चीज़ को लेके, मतलब तो क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? जब इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी उनके अंदर एक डर था। तो क्या ये छोटे मोटे जैसे लखीमपुर खीरी वाला कांड, किसान आंदोलन, ये सब प्रभावशाली ना हो, इसकी वजह से ये सारे जो नीति बनाए गए थे भाजपा के द्वारा कि बाहर के नेताओं को बुला के यहाँ पे कैंपेन कराया गया, वो डर कहीं सता रहा था भाजपा को, और कहीं विपक्ष को ये भी लग रहा था कि यही सब मुद्दे जो हैं असरदार होंगे और उनको सत्ता वापसी हो सकती है सपा को। देखिए, इस बार का चुनाव भी शुरुआती दौर में तो पूरी तरह से कोरोना से प्रभावित रहा, तो उतना कोई निकल ही नहीं पाया, जो भी प्रचार हुआ वो ऑनलाइन हुआ। बिल्कुल, ये तो बाद में चुनाव धीरे धीरे खुला और लोगों की रैलियां और बाकी चीज़ों के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मिली। तो ऐसे में भाई भाजपा ने जो काम किए थे उनको वो बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी। हाँ, विपक्ष उतने मजबूती से खड़ा नहीं रह सका कि कांग्रेस के ही नेतृत्व को देखिए कि राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में कितना दौरा हुआ, कितना कैंपेन हुआ।
प्रियंका गांधी जी भी आई, सक्रिय रहीं, लेकिन बीच बीच में वो भी नहीं दिखी। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि वो ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और अभी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये है, और कंटिन्यूस हम ऐसा देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे? उनकी डिप्टी सीएम रहते हुए उनका इस तरह से अभी तक इस समय तक पीछे चलना एक क्या संकेत करता है इस? ये संकेत यही करता है कि वहाँ के वोटरों को समझने में अगर ऐसा होता है, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केशव प्रसाद मौर्य जीतेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये कहा जाएगा कि वो वहाँ के वोटरों को पढ़ने में असफल रहे, कहीं कोई चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये तमाम जगह हो रहा है कि जो हम उम्मीद करते हैं उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता उस जगह से। सर, जब केशव प्रसाद मौर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी बहुत घाटे में जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अच्छा वोट मिला। बिल्कुल, और अभी तक के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। जो जाटों के साथ जो बैठक हुई, जो संजीव बालियान ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, तो उसको देख के कहा जा सकता है कि हाँ, पश्चिम में इनका रिजल्ट अच्छा रहा और इन्होंने वहाँ मेहनत भी की। अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत कहीं हुई है तो पश्चिमांचल में ही हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसका फल मिल रहा है इनको, तो उसका इन्हें फल भी मिला। आगे भी यही हो सकता है स्थिति, या कुछ बदलाव, कुछ आसार लग मुझे रहा है? ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सीटें अभी और बढ़ सकती हैं, और बढ़ेंगी, घटने के बजाय बढ़ेंगी, अभी बढ़ेंगी। तो मतलब वो जो 80-20 का आंकड़ा था वो भाजपा का वो दौ सुधरेगा। हाँ, वो मंत्र जो जोगी जी ने छोड़ दिया था वो असरदार होगा। सर, और जब केशव प्रसाद मौर्य जी की बात हुई है तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव के दौरान जो है चुनावी माहौल में काफ़ी चर्चा का विषय बन के रह गए। उसमें से एक है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो काफ़ी चर्चा का विषय बन के रह गए। मतलब सपा का मानना था कि ये बहुत बड़ा दाव है उनका ओबीसी वोटर के ऊपर एक कब्जा करने का। धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं को उन्होंने अपने पाले में कर लिया था। तो ये परिणाम देख के नहीं लगता कि ये प्रभावशाली हुआ है उनका ये दाव? मैंने कहा ना कि वोटर बहुत समझदार हो गया है, वो इन छुटभइये ठेकेदारों के उसमें नहीं आता है, झांसे में। उसे ये पता था कि हाँ, सरकार किसकी बनेगी और किसके साथ रहने में हमारे समाज का हित है। तो ऐसे मतलब जो दलित का मसीहा वाला एक टैगलाइन उनके पीछे लगा हुआ था, वो कहीं ना कहीं घटता हुआ दिख रहा है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। वो टैग इनके पीछे से हटा दिया जाए क्या? मतलब किसके पीछे से? स्वामी प्रसाद मौर्य को जो माना जा रहा था हमेशा से कि देखिए, नेता हमेशा जो होता है वो काम के ऊपर होता है, और अगर जो आपके समर्थकों को ये एहसास हो जाता है कि इस नेता के साथ रहने में उनके पीछे एक टैगलाइन लगा हुआ था हमेशा से कि वो दलित समुदाय के जो है मसीहा हैं, ऐसा करके बहुत बार सामने हुआ चर्चा। वो खुद भी बोलते हैं इस चीज को लेके कि मैं दलित को बचाने के लिए, और बीजेपी छोड़ने के पीछे उन्होंने कारण भी यही दिया था कि बीजेपी दलित के बारे में नहीं सोचती, गरीबों का शासन कर। वो इसीलिए लगा था कि आदमी जब किसी के लिए काम करता है, अगर मैं आपके लिए कोई काम करूंगा तभी तो आप कहेंगे ना कि हाँ, वाजपेयी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारे लिए किया। लेकिन अगर वाजपेयी जी सिर्फ अपना स्वार्थ देख के निर्णय लेने लगेंगे तो कल को हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। बिल्कुल। और यही ऐसे नेताओं के साथ भी होता है जो अवसरवादी हो जाते हैं। अवसरवादी, पाला बदलना, ये सब करना, लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, लोग, अब मैंने कहा ना, अब वोटर बहुत समझदार हो गया है, उसको झांसा नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, कोई बरगला नहीं सकता कोई नेता, क्योंकि उसे पता है कि कौन मेरे लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए कर रहा है। तो क्या मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो अभी बैकफुट पे आ चुकी हैं, कारण यही है कि भाजपा बनाम सपा का फाइट था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? वो था, सबको दिख भी रहा था। और भी कोई वजह हो सकता है कि अब कांग्रेस के पीछे रहने का, जमीनी स्तर से कुछ ऐसा? नहीं, वो उस ढंग से लोगों को, अभी तो कांग्रेस का ना तो कोई संगठन है, न यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति मजबूत है, तो प्रियंका एक्टिव हुई है। दरअसल कोई भी पृष्ठभूमि बनाने में दशकों लग जाते हैं। बिल्कुल। और बिगड़ने में एक स्टेप काफी होता है। तो कांग्रेस जिस दशा को पहुंच गई है, अभी तक वो अपने अंदरूनी विवादों से ही नहीं सुलझ पा रही है, तो उसके साथ आदमी किस उम्मीद में जाए कि वो क्या करेगी? बिल्कुल। और ऐसे में जिसके पास नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, तो जनता भी ये जानती है कि हाँ, इनके साथ रहने में हमारे समाज का, हमारा हर तरीके से हित है, तो ऐसे में वो उसी का चयन करती है।
बिल्कुल सर। मैं अपने दर्शकों को एक अपडेट बताना चाहूँगा। सोनभद्र की ओबरा सीट से राज्य मंत्री संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। साथ ही मऊ की घोसी विधानसभा सीट से विजय राजभर सपा के और दारा चौहान आगे चल रहे हैं। तो सर मेरा एक साफ सा सवाल आपसे ये है, आखिरी सवाल है आपसे, कि सब कुछ आ चुका है सामने, क्लियर हो रहा है, भाजपा सरकार बना रही है। अब इतनी बड़ी उलटफेर तो नहीं हो जाएगी इतने कम समय में कि सरकार बदल जाए, या जो हम आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें कोई फेरबदल हो जाए। ये चीज़ क्लियर है कि भाजपा सरकार बना रही है, क्लियर है? बिल्कुल। तो अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कुछ आकलन के हिसाब से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि क्या ब्रजेश पाठक को कोई प्रमोशन मिलने वाली है पार्टी के अंदर या कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो स्थितियां हैं, ये तो जब विधायक चुन के आएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे, अभी तो किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री हो रहा है, कौन जो है, कुछ आकलन ऐसा, कुछ माहौल, कुछ क्या हो रहा है किसी के अभी बारे इसके में? लिए नहीं। पहले तो विधायक चुन के आए और वो अपना नेता चुने। ऑप्शन कौन कौन दिख रहा है? नहीं, ऑप्शन में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि, और जिस तरीके से सीटें जीती हैं, कि हाँ योगी ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। और ये चुनाव लड़ा भी शुरू में इसी नारे के साथ गया। बिल्कुल, विरोधी जैसे बोल रहे थे, विपक्षी दल का एक कहना था चुनाव से पहले कि मोदी को योगी पे भरोसा नहीं। बहुत सारे ट्वीट हुए इसको लेकर, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब मतलब जमीनी असर से खत्म होता हुआ दिखेगा चुनावी परिणाम के बाद। ये लोगों मोदी जी ने योगी पे भरोसा भी किया, मोदी जी ने योगी पे भरोसा और उस भरोसे पे योगी जी खड़े भी उतरते अब तक दिख रहे हैं और उतरेंगे भी। बिल्कुल। तो उस आधार पर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि कौन किसके कितना करीब है और कौन किससे कितना दूर है। अच्छा, पूरे चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? इस चुनाव के अंदर पूरे चुनाव को अगर गौर से देखें, पूरा चुनाव का समीकरण निकालें, पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था सुशासन का। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था। लोगों ने जब उसको महसूस किया और देखा कि हाँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमें बेहतर शासन दे सकती है, तो कमी बेसी सब में होती है, लेकिन अंततः उनको सुशासन के मामले में सिर्फ भाजपा दिखाई दी। और इसीलिए आप जो देख रहे हैं वो नतीजे आए हैं कि लोगों ने व्यक्ति को वोट नहीं दिया है, किसी विधायक को वोट नहीं दिया है। लोगों ने वोटिंग जो की है वो पार्टी को की है। पार्टी बेसिस वोटिंग हुई है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं हुई है। मतलब पर्सनली कैंडिडेट बेसिस वोटिंग नहीं हुआ है, प्रत्याशी के ऊपर वोटिंग नहीं हुआ है। हाँ, भाजपा को वोट मिला है, पार्टी पे वोट हुआ है कि हाँ, ये पार्टी सुशासन दे रही है, इसलिए हम इस योगी जी के कार्यकाल को वोटिंग मिल रहा है। आप व्यक्तिगत फिर कहते हैं कि योगी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कोई फैक्टर तो असर करता है। भारतीय जनता पार्टी मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर दो चेहरे, या तो सेंट्रल से मोदी जी को देख के वोट हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मानी जाती थी नॉर्मली, तो इसी वजह से एक अहम रोल तो है ही कि लोगों को अगर शासन की बात आती है तो सबसे पहले मोदी का दिखता है कि हाँ, केंद्र में अच्छा शासन कर रहे हैं। मेरा सवाल बस घुमा फिरा के अगर बात करें, कंक्लूजन इतना ही है कि क्या योगी जी एज अ मुख्यमंत्री, ये जो भाजपा की सीटें कम हुई हैं उसके पीछे कहीं योगी जी के कुछ ऐसे किए नहीं, और जो भाजपा ने जीती हैं, जो गेन किया है, तो देखिए प्लस माइनस मैंने कहा ना, दोनों में चलता है। अगर योगी जी ने कई सीटें जितवाई हैं तो हो सकता है कुछ सीटें हारी, तो ये तो कोई एक सामान्य सी चीज है। राम मंदिर का मुद्दा कुछ जमीन पे दिखा इस पर, मतलब ऐसा लग रहा था कि देखिए, राम मंदिर मुद्दे सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, काशी विश्वनाथ को भी आप देखिए कि वहाँ कितना सौंदर्यीकरण हुआ। इसके अलावा राम मंदिर बनना शुरू हो गया, बन रहा है। लोगों के लिए ये सब मुद्दे थे, और इन सब के आधार पर, इसके अलावा काशी मथुरा का मामला अगर हम कहें तो मथुरा में भी जो चीज़ें हैं, इन सबको देखते हुए कि जो हमने तमाम क्षेत्र डेवलप किए, आप कहेंगे केदारनाथ में देखिए जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ, तो इन सबको देखते हुए लोगों ने वोट किया, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं। मैं दर्शकों को कुछ ताज़ा अपडेट बताना चाहूँगा। सहारनपुर जिले की 5 सीटों पर सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी की ताज़ा अपडेट है ये। सहारनपुर नगर की एक सीट पर सपा प्रत्याशी संजय 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 34,000 एक मायने रखता है,
हाँ 34,000 एक अच्छा, अभी जो समय है उसके हिसाब से तो मायने रखता है, बहुत कम समय बचा और 34,000 को पार करना भाजपा प्रत्याशी के लिए थोड़ा टफ होगा। सपा में शामिल हुए भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति 10,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। तो वो जो हम बात कर रहे थे कुछ देर हमने पहले कि कहा ना जनता कि समझदार हाँ, हो चुकी है, भाई दल बदलुओं को बिल्कुल, और 10,000 बहुत मायने रखता है सर, एक कि अच्छा जनता मार्जिन, बहुत फेवर में नहीं है ऐसे लोगों के जो अवसरवादी हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण वाजपेयी जी, इन्होंने आपको जमीन से जुड़ी सारी बातें बताई, चुनावी समीकरण को निचोड़ के आपके सामने रख दिया। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ ट्रैक के साथ। आप देख ही रहे हैं, जब से चुनाव की बातचीत शुरू हुई है तब से लेके आज चुनाव परिणाम निकलने वाला है और अभी कुछ देर में फाइनल हो जाएगा किसकी सरकार होने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। तब तक न्यूज़ ट्रैक ने पल पल की जानकारी आपको दी है। बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ, कुछ देर में अगले लाइव का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सर।